नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी से हटा दिया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। कोरोना को महामारी की श्रेणी से हटा के अब सामान्य सर्दी, खांसी और अन्य बीमारी में मान रहे हैं। पैंडेमिक और एंडेमिक की महामारी की श्रेणी से हटके अब इसको सर्दी, खांसी इत्यादि अन्य बीमारियों के तर्ज पे इसको मान रहे हैं। ये पैंडेमिक और एंडेमिक की महामारी की श्रेणी से हटके अब इसको सर्दी, खांसी इत्यादि अन्य बीमारियों के तर्ज पे इसको मान रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष खुद नए ठिकाने की तलाश में है। आगे उन्होंने कहा कि उनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरों को क्या ठिकाना देंगे। बने नहीं थे, उनके हटने की चर्चाएं मीडिया में चालू हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे उनके संपर्क में कोई होगा, बल्कि वो खुद नए ठौर ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। लेकिन वो वरिष्ठ नेता और अगर इस प्रकार का दावा कर रहे हैं तो क्या मानते हैं कुछ क्या है आपके नेता संपर्क में? मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका खुद का अपना ठिकाना अभी नहीं है। वो बने नहीं थे, उनके हटने की चर्चाएं मीडिया में शुरू हो गई थी, आर्टिकल छपने शुरू हो गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिपक्व राजनीतिक उनसे संपर्क है। उधर विधायक विकास उपाध्याय ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सीटों की संख्या में वृद्धि करने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। विधायक विकास उपाध्याय ने लिखा कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन हो रहा है, जिसमें अनेक छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में पिछले साल से संचालित विद्यालय में प्रारंभिक पहली की अतिरिक्त दूसरी से 12वीं कक्षाओं में रिक्त सीट नहीं है। उक्त सभी स्कूलों में प्रवेश सीट सीमित हैं, होने के कारण अनेक प्रतिभावान छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हो गए हैं। तो विधायक विकास उपाध्याय ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर सीएम को पत्र लिखा। इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की अपील की और साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है कि सीटों में बढ़ावा करने पर भी विचार करें। वहीं खैरागढ़, छुई खदान और गंडाई के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और कार्यों में सही करने के उद्देश्य से शुक्रवार को निरीक्षण और भ्रमण किया। शहर के शासकीय धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल शॉप और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शाला खैरागढ़ का भी औचक निरीक्षण किया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी गोपाल वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेडिकल शॉप और बाकी तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग बली का और बजरंग बली के भक्तों का अपमान किया है। बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात कही, इसलिए हमने विशेष हनुमान चालीसा का पाठ कर अनुष्ठान किया, ताकि जिनको घमंड हो गया है ऐसे लोगों को भगवान बजरंग बली उन्हें सद्बुद्धि दें। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अनुष्ठान किया, जहां पर हनुमान चालीसा का विशेष पाठ किया गया और साथ ही साथ कहा गया कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें जो गलत बयानबाजी करते हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
पूरे सनातन को मानने वाले लोग, पूरे हिंदू रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और अभी विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने, भूपेश बघेल जी ने बजरंग बली का और बजरंग बली के जो भक्त हैं बजरंगियों को प्रतिबंध लगाने की बात की है। इसलिए हमने विशेष हनुमान चालीसा का पाठ करके अनुष्ठान किया है कि बजरंग बली, जिनको घमंड हो गया है, जो आपका नाम तो लेते हैं परंतु उनके जो विचारों में सनातन को कुचलने और बजरंग बली का अपमान करने की सोच है, ऐसे लोगों की सोच को कुचलने का आह्वान करते हुए हमने बजरंग बली का आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है। और पूरे प्रदेश के लोग इसके लिए, उनकी सद्बुद्धि के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। छत्तीसगढ़ के सर्व आदिवासी समाज 29 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिस पर कांग्रेस नेता नंद कुमार साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज सबसे बड़ा समाज है। जनजाति वर्ग का क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये अभी बताना संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ये एक बड़ा प्रश्न का विषय है। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा अभी से अंदाजा लगाना संभव नहीं है। पूर्व में जनजाति से एक अच्छा व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था, जीत हासिल हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। समाज यहाँ सबसे बड़ा समाज है जनजाति वर्ग का। अब वो क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये तो असेसमेंट करना अभी संभव नहीं है। लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं तो राजनीतिक दलों के लिए एक विषय तो है सामने कि क्या इसका माने प्रभाव क्या पड़ेगा। ये अभी से अंदाजा करना संभव नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न है। हाँ। कांग्रेस क्या देखती है इसको, कैसे चुनौती के रूप में देते हैं आप? कांग्रेस कोई भी पार्टी का मामला हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी से एकदम कोई अंदाजा करना मुश्किल है, लेकिन ये बड़ा प्रश्न है चुनाव क्षेत्र में और राजनीतिक दलों के लिए विशेष करके। ये आगे देखना पड़ेगा कि कितनी सक्रियता बनती है, क्या है। एक बार हमने एक जनजाति वर्ग के एक अच्छे व्यक्ति को लड़ाया था एक क्षेत्र से, बहुत पहले। वहीं कांग्रेसी नेता नंद कुमार साय के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद संतोष पांडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और जहां रिजर्व सीट है, रिजर्व क्षेत्र है, वहां हमारे प्रत्याशी भी अच्छे होंगे। भानुप्रतापपुर में कांग्रेस अपनी प्रशासनिक ताकत झोंक दी है, जिससे जमात आवत है और आने वाले समय पर जो भी वनवासी और आदिवासी बंधु हैं वह देख रहे हैं कि पिछली सरकार ने कितने काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनांचल क्षेत्र में कितनी सुविधाएं दी हैं, यह सारी चीजें हैं। समय पर तुलना करना शुरू कर दिया है और 2023 के चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी और जहां रिजर्व सीट है, रिजर्व क्षेत्र है, वहां हमारे प्रत्याशी भी बहुत अच्छे होंगे। और जिस प्रकार से भानुप्रतापपुर में इन्होंने अपने सब प्रकार की प्रशासनिक ताकत को झोंक करके और जो प्रदर्शन किया था उससे जनता अवगत है। आने वाले समय में जो भी वनवासी और आदिवासी बंधु हैं, अब वो देख रहे हैं कि पिछली सरकार ने हमारे लिए कितने काम किए। माननीय नरेंद्र मोदी जी वनांचल क्षेत्र में कितनी सुविधाएं दी हैं। तो ये सारी चीज़ें समय पे तुलना करना चालू कर दिए हैं और 2023 में इसका परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। तो मैं वहीं छिंदवाड़ा बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर ने प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ नारी सम्मान यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद ही उन्हें नारी सम्मान की याद क्यों आई है। हर वर्ष जब चुनाव आता है तभी उन्हें महिला सम्मान की याद आती है।
उन्होंने कहा कि कमलनाथपुर में भी महिलाओं के लिए कई वादे कर चुके हैं और अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं, तब उन्हें नारी सम्मान की याद आ रही है। मैं कमलनाथ जी से ये पूछना चाहूँगी कि वे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके पूर्व में वो इतने वर्षों में रहे हैं कमलनाथ जी, उनकी सरकार रही है राज्य में, केंद्र में, तब इनको महिलाओं की, बहनों की क्यों याद नहीं आती है? तब बहनों के सम्मान की, बच्चियों के सम्मान की याद क्यों नहीं आती है? हर वर्ष चुनाव आते ही वे ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं जिन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। वे अपनी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रामनवमी के दिन बाबरी हादसे के बाद प्रशासन और नगर निगम ने कब्जा की गई बाबरी और कुओं को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें नगर निगम उन्हें भरने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अन्य बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस का कहना था कि यह नहीं किया जाए। उसके बाद मुहिम ठंडी पड़ गई, जिसके बाद नगर निगम ने एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें कुएं बाबरी की लोकेशन देखी जा सकेगी। उसमें जैसे मैं बता रही हूँ कि आज भी हम लोगों ने जब उसको रिव्यू किया तो 2-3 कैटेगरीज में है। एक हमारे जो प्योरली अतिक्रमण मुक्त हैं परंतु सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो हम लोगों ने अलग से चर्चा की। एक वो जो कि हमारे किसी न किसी रिलीजियस पॉइंट से जुड़ा मुद्दा है, तो उसमें हमको सभी समुदाय के लोगों के साथ में भी बातचीत करके इसको करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगहों पे मूर्ति रखी हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसको हम लोगों ने आज कैसे टेकअप करना उसकी बात की। तीसरा ये भी पॉइंट निकल के आया, जैसे अभी कुछ स्कूल्स हैं, कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर वेल्स हैं, वो बहुत डेंजरस है, जिसको हम लोगों ने अभी मतलब लिटरली अगले 3-4 दिनों के अंदर हमको वो सारे खोल के और उसको प्रोटेक्ट करना है। कलचुरी कालर समाज छिंदवाड़ा ने नगर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कलचुरी समाज के सदस्यों ने बताया कि बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कलचुरी समाज के भगवान के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे कलचुरी कालर समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस कारण समाज के लोग बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आज कलचुरी कलार समाज छिंदवाड़ा CSP ऑफिस में मैडम को ज्ञापन देने के लिए आया है। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो तथाकथित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वालों का है। इन्होंने कलचुरी समाज के आराध्य, हमारे भगवान की तरह पूजनीय श्री सहस्त्रार्जुन महाराज के विषय में अनर्गल टिप्पणी की है और ऐसे शब्दों का, ऐसे भाषा का उपयोग किया है जो हम आप लोगों के सामने यहाँ कह नहीं सकते। वहीं छिंदवाड़ा में बेमौसम बारिश किसानों पर आफत बनकर बरस रही है। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और खेतों में सब्जियां सड़ रही हैं। किसानों ने पशुओं को खेतों में छोड़ दिया है। लागत मूल्य नहीं निकलने से किसान परेशान है। मेहनत मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी जुटाने वाले किसान परेशान हैं। परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेत में जाकर मेहनत मजदूरी करने वाले किसानों ने सब्जियों को उगा लिया है, लेकिन बेमौसम बारिश का कहर किसानों पर आफत बनकर उल्टा किसानों पर आफत बनकर टूटा है। किसानों की फसल खेत में ही बर्बाद हो गई है। दो एकड़ में पत्ता गोभी थी, 2 एकड़ में फूल गोभी, बाकी आलू भी लगाया था मैंने, बटाना था खेत में। सही सब्जी का ही धंधा करता था मैं तो। जी, क्या हुआ इस समय रिजल्ट 0 है, मतलब लागत भी नहीं निकली, खाद बीज का पैसा नहीं निकला मेरा तो। लगभग कितने लागत से किया? लागत क्या है, ये मान के चलो कि टोटल खेत में मैं 1.25 लाख से ऊपर की लागत लगा चुका अभी, और 1 रुपये की फसल बचत में नहीं मेरा। फसलों में अपने यहाँ खेत में आपने जानवर भी छोड़ दिया है, क्या कारण है? कारण ये कि माल बिक नहीं रहा है, फसल ख़राब हो रही, मौसम से भी ख़राब हो रही है, माल बिक भी नहीं रहा, मार्केट में आज भी नहीं बिक रही गोभी।
आप मामा जी से क्या उम्मीद लगाते हैं? मामा जी से क्या उम्मीद यही है कि कुछ मदद करना चाहिए किसानों की, ऐसी स्थिति में तो करना चाहिए जो प्रकृति के कारण हो रहा है नुकसान किसान का। वहीं पंडरिया विकासखंड अंतर्गत आपसी भूमि विवाद राजस्व प्रकरणों का समय सीमा पर निराकरण नहीं किए जाने पर पंडरिया राजस्व अनुविभागीय अधिकारी दिलेराम डाहिरे ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए ऐसे प्रकरणों का तत्काल निस्तारण के आदेश दिए हैं। बता दें कि छेरिया निवासी कमलाबाई बंजारे एवं संतोष कुमार जांगड़े के द्वारा भूमि सीमांकन के लिए संबंधित विभाग के चक्कर काटकर थक गए हैं और प्रकरण आपसी पारिवारिक भूमि का है। कमलाबाई और संतोष कुमार ने कलेक्टर कवर्धा से जन दर्शन में आवेदन अर्जी किया था। कलेक्टर जयमीन महेबे द्वारा संबंधित विभाग को तत्काल जांच कर निराकरण के लिए मार्ग किया गया है। ये कैलाश चंद्रवंशी पटवारी है ना, वहाँ लाते ओकर बाद एती पैसा खा घूस खा। नहीं कैलाश चंद्रवंशी कौन है? पटवारी है। तो कैसे नाप कैसे करे है? नाप करे के बाद ना नाप एती कर देते थे, ओकर बाद चले जाते हो। अब हम नपवा रहे हैं, हमार जमीन लो। आपके नाम बता दाई। कमला भाई। अच्छा बताओ। जमीन ला और निकाल के नहीं देवते, हम सब जमीन ला अपन सीमांकन करवा रहे हैं। ये जमीन में भी आप बसे हो तो कौन सा जमीन? हम अपन जमीन में बसे हैं, तेने जमीन ला हमार ओहर ये बतावत है, हमार निजी जमीन ला घास बतावत है। अब हम अपन निजी जमीन में बसे हैं, अब वो घास बतावत है। हमार अगल बगल में सब हमार जमीन में बसे हैं। ग्राम झेरिया खुर्द का आवेदकों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है। संतोष बंजारे और कमला देवी, इसके संबंध में न्यायदार के अध्यक्षता में जांच दल गठित करके जांच कराया जाएगा और उचित। सर, इन लोगों का लंबे समय से प्रकरण चल रहा है, आपसी घरेलू विवाद है, तो क्या आपके राजस्व न्यायालय के द्वारा उनको न्याय मिल सकती है? हम निश्चित रूप से उसका निराकरण करेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि सूरजपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, 10 पदाधिकारियों समेत 70 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। सभी 70 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है। बता दें कि मंत्री एसके डहरिया के जिला प्रवास के दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं जहां पर सरगुजा जिले के ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की गई है और कार्यकर्ताओं की परेशानी का निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते ये इस्तीफा सौंपा गया है। तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जहां पर 70 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है और अब इस्तीफे के बाद अपनी नाराजगी भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जाहिर की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा सौंपा है, साथ ही साथ नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं बीजेपी नेता और बजरंग दल की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद ने जमकर उन पर निशाना साधा। साथ ही साथ बता दें कि बजरंग दल हिंदू धर्म के नाम से आतंक फैलाता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, युवाओं को प्रताड़ित करता है। बजरंग दल हनुमान मंदिरों में कहीं पर भी हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ नहीं किया, जो अब अचानक पाठ करने की नौबत क्यों आ गई? दरअसल इनको अब यह डर है कि इन पर प्रतिबंध न लग जाए। देखिए, बजरंग दल का मतलब यह नहीं कि बजरंग बली की भक्ति करने वाला दल है। बजरंग दल का भगवान हनुमान जी की, पवन सुत हनुमान जी की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। यह दल हिंदू धर्म के उत्थान के नाम पे आतंक फैलाता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, युवाओं को प्रताड़ित करता है, भयादोहन का एक पर्याय बन चुका है बजरंग दल। अब जबकि इस पे प्रतिबंध की बातें कर रहे हैं, प्रबुद्धजन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान हनुमान जी की भक्ति का ढोंग करने जा रहा है। आज तक तो बजरंग दल ने देश भर के हनुमान मंदिरों में कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, सुंदरकांड का पाठ नहीं किया। अब अचानक पाठ करने की नौबत क्यों आई?
दरअसल अभी डर रहे हैं कि इनके ऊपर सही में प्रतिबंध न लग जाए, इनकी दुकानदारी बंद न हो जाए, तो ये अपने आप को हनुमान जी का भक्त बताने की कोशिश कर। वहीं छुरिया नगर पंचायत में कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 दिन के अंदर जवाब भी मांगा गया है। बता दें कि 2 हफ्तों से नगर पंचायत की राजनीति गरमाई हुई है। नगर पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा की कार्यशैली से नाराज होकर बीजेपी से निष्कासित 8 पार्षद ने जिला कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस खेमे में कांग्रेस के 3 पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिससे जिला कांग्रेस संगठन में खलबली मच गई थी। उधर पंडरिया नए तहसीलदार प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर रेखा अजगले के अवैध खनन, अवैध प्लॉटिंग, अवैध लाल ईंट परिवहन करने वाले के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पंडरिया में कई सालों से अवैध प्लॉटिंग, अवैध उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से जारी है। नए तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर रेखा अजगले के पदस्थापना के बाद अवैध कारोबारियों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर हम बात करें शहर अंतर्गत अवैध कॉलोनाइजरों की के द्वारा किए जा रहे अवैध प्लॉटिंगों की या फिर अवैध उत्खनन की, तो तहसीलदार कड़ाई से कार्रवाई कर रही है और बीते दिनों गंगोटी नदी से अवैध रेत उत्खनन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए पंडरिया पुलिस के सुपुर्द की गई। वहीं ग्राम पटकी से अवैध ईंट संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार शिवनंद साकेत और पंडरिया पुलिस की मदद से बसंत साहू, अखिलेश सिंह ठाकुर, अजय साहू, सनन लहरे, इन सभी को ट्रैक्टर जब्त किया गया और खनिज शाखा कवर्धा अवैध उत्खनन की कार्रवाई के लिए भेजा गया। ये रेहुटा जाते हुए उस मार्ग में और वहाँ से आगे जाते हुए पड़की एरिया में हमने 2 ट्रक जब्त किए जिसमें हमें रेत मिला है। 2 हमने और जब्त की जिसमें हमें अवैध ईंट बरामद हुए और उसके अलावा हम पड़की भी गए थे जहाँ पे वो ईंट बनाने का भट्टी है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। वहीं नगरीय निकाय पंडरिया नगर विकास अधोसंरचना मद की राशि 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो चुकी है। पूरी प्रक्रियाओं को पूरा कर ठेकेदारों को कार्यादेश दिया जा चुका है, लेकिन 2 महीनों से अधिक समय निकल चुका है, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। बता दें कि 15 जून से बारिश की शुरुआत हो जाती है, जिससे सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी जाती है। नगर पंचायत पंडरिया के द्वारा इन सभी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। नगर पंचायत परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी वार्ड प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से अधोसंरचना विकास निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए नगर विकास के कार्यों को पहली प्राथमिकता दी गई और समय से पहले सभी कार्यों को अतिशीघ्र आरंभ करने का निर्णय लिया गया। नगर पंचायत पंडरिया द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया जा करके 3 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको सर्वसम्मति से परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त प्रकरण को विभाग में जमा किया जा करके शीघ्र उसका निदान कार्रवाई की सुनने में आया है कि 14-15 वित्त का जो राशि है जो अभी तक कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे ठेकेदारों के लिए क्या आपने जारी किए हैं निर्देश? 14-15 वित्त आयोग के स्वीकृत सभी कार्यों का ठेकेदारों को वह कार्यादेश जारी किया जा चुका है। देखिए शहर तो हम यही देखना चाहेंगे कि सौंदर्यीकरण भी हो, सीसी नाली रोड भी हो, समूचा विकास हो, पानी बिजली की भी साधन भरपूर मात्रा में हो, सफाई अच्छी हो और उसी दिशा में हमारे नगर पंचायत की समूची बॉडी काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि ये लेटर के माध्यम से मैं आप बताना भी चाहूँगा बतौर सबूत कि 13 करोड़ के अलावा अब वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी 3 करोड़ का जो घोषणा की है अधोसंरचना में, उसका ये लिस्टिंग है। चूंकि अभी परिषद का बैठक हुआ जिसमें सर्वसम्मति से लगभग सभी साथियों का
एकजुट होकर नगर विकास के लिए कार्य हो, चाहे मूर्ति निर्माण की बात हो, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, सभी ने एकजुटता के साथ राय रखा कि नगर विकास पंडरिया की विकास हो। इसलिए सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया गया कि समूचे पूरा पंडरिया क्षेत्र के लिए। अभी फिलहाल कुछ पार्षदों में मतभेद देखने को मिला नगर विकास के मद को लेकर, क्योंकि नगर विकास में ये मद विकास ऐसा नहीं है, मतभेद नहीं है, अपने अपने विचारों को रखे हैं उन लोग। कई एक जगह में और कुछ काम हो ऐसा टाइप का उन लोगों का मंशा है, लेकिन अंततः सभी की सहमति से उन लोग राजी हो। चलिए फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।